हेलो एवरीवन, मैं विकास आपका स्वागत करता हूं इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है CGA 910। और आज की क्लास में जो हम लोग बात करने वाले समझने वाले वो क्या है, हम फ्रेंच रेवोल्यूशन को पढ़ेंगे। हम क्लास को साइड में करते हैं। पूरी दुनिया में आज जो कुछ भी चल रहा है उसका कुछ ना कुछ इसका ऐतिहासिक, इसका कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहता है। यानी इतिहास से ही वर्तमान तय होता है। जो जो घटना इतिहास में हुई है जिस कारण से वर्तमान में अलग अलग प्रकार की स्थितियां हैं। अगर हम कुछ रिचुअल्स को मानते हैं, कुछ परंपराओं को मान रहे हैं, कुछ रूढ़िवादी प्रथाएं चल रही हैं, वो कुछ न कुछ आपके इतिहास में हुआ है, तब जाके आज हम उन सभी चीजों को फॉलो करके चल रहे हैं। ऐसे ही पहले के समय में, पहले हल्का से मैं आपको बता दूं, फिर इसमें बात करेंगे। पहले के समय में अलग अलग प्रकार से नियम बन रखे थे। कोई सामंत था, कोई सामंत को हम लोग वो बोलते हैं फ्यूडल, कोई सामंत था, कुछ अच्छी खासी स्थितियों में थे, उन्होंने जो नियम बना दिया, ब्राह्मणों ने जो नियम बना दिया, और यूरोप के अंदर जो पादरियों ने नियम बना दिया, उसको सबको मानना पड़ रहा था। आंख बंद करके उस चीज को फॉलो कर रहे थे। कोई सी भी प्रकार का कोई भी एक चूं तक नहीं बोलते थे, कोई प्रश्न चिन्ह, कोई क्वेश्चन नहीं उठाना। इस तरीके से नॉर्मल तरीके से इनका चलना होता था। बट पहली बार उस प्रथा को लेकर कुछ लोगों ने विरोध करना स्टार्ट किया। कई सारे लोगों ने प्रश्न चिन्ह लगाया। उन्होंने पॉइंट किया कि भाई ऐसा होता है तो क्यों? अगर आप कह रहे हो कि आप अच्छी स्थितियों में हो तो आपको ही क्यों चुना गया, हमको क्यों नहीं चुना गया? हमें भगवान, क्योंकि इसमें बात करेंगे, पादरी बोलते हैं कि हमारा ईश्वर से, ईसा मसीह से सीधा कांटेक्ट है। अब हमें अपना दुख बताओ, हम दुख, तुम्हारे दुखों को ईश्वर से बात करते तुम्हारे दुखों को दूर कर देंगे। तब कई सारे लोगों का मानना था आपको ही क्यों चुना? अगर हम सभी ईश्वर की संतान हैं तो हम सबको ईश्वर कुछ न कुछ तो वो बराबर मानता होगा ना। तो इस तरीके से कई सारे प्रश्न चिन्ह लगने लग गए। इसको हम यूरोप का पुनर्जागरण, रेनेसा का काल कहते हैं। पुनर्जागरण का मतलब है इन पुरानी परंपराओं को छोड़कर अब नए तरीके से वैज्ञानिक सोच पर लोग आगे बढ़ेंगे। अब वैज्ञानिक सोच पर आगे बढ़ेंगे, इसका पूरी दुनिया में सबसे पहली इसकी जो अभिव्यक्ति होती है, अभी सही तरीके से लोग अपने अधिकारों के बारे में जागरूक होकर मांग करते हैं, वो आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांसीसी क्रांति में हम देखेंगे। फ्रेंच रेवोल्यूशन में किस तरीके से फ्रांस के राजा लुई 16 के सामने लोग विरोध करते हैं, उनको पकड़ के जेल में डाल दिया जाता है और आगे चलकर उनको फांसी दे दी जाती है। बार बार मैं आपको बोलूंगा कि भाई ये हिस्ट्री, कई बार हमें लगता है बच्चे समझते हैं और बहुत बार कहते हैं कि हिस्ट्री एक उबाऊ सब्जेक्ट है, केवल डेट पे डेट याद करो। इतना डेट याद रख लेते हैं कि हम अपना खुद का डेट ऑफ बर्थ भूल जाते हैं, अपना बर्थडे भूल जाते हैं। ऐसा नहीं है, आपको कभी भी डेट को याद करने की जरूरत नहीं, कुछ कुछ को तो फैक्ट को याद करना पड़ेगा। हम एग्जाम्पल्स देने के लिए, उदाहरण देने के लिए डेट का इस्तेमाल करते हैं। बाकी आप स्टोरी को समझो। मैं खुद भी यहाँ पे ज्यादा डेट के इस्तेमाल नहीं करूंगा आपके लिए, केवल हमें स्टोरी को पढ़ना है, समझना है, क्या बताने का प्रयास किया गया उसे देखेंगे। क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन से ही बहुत बड़ा इंपैक्ट पूरी दुनिया में पड़ा है। इससे पहले तक हर एक व्यक्ति अपने देश का एक प्रजा के रूप में काम करता था। अब पहली बार हुआ कि वह प्रजा एक नागरिक, एक सिटीजन के रूप में सामने आया। प्रजा का कोई अधिकार नहीं होता है, राजा जैसा चाहेगा प्रजा को रखेगा, बट नागरिक का बहुत अधिकार होता है। सरकार अपने नागरिकों के साथ कभी भी बुरा नहीं कर सकती है, क्योंकि अगर जो अच्छी सरकार रहेगी वो संविधान के फॉलो करते हुए चलेगी। तो संविधान के नियम में साफ साफ लिखा है कि नागरिकों की अच्छे खासे अधिकार रहेंगे। जैसे हम भारत का संविधान जब पढ़ते हैं उसमें हम लोग बात करेंगे मौलिक अधिकारों की, फ्रेंच कह रहा हूँ, फंडामेंटल राइट्स की। तो इस तरीके से सारी चीजें देखेंगे। इस चैप्टर को आपके 6 अलग अलग पॉइंट में समझाया गया है। इन 6 पॉइंट को पढ़ने के बाद हम काफी तक चीजों को समझ पाएंगे, देख पाएंगे। एक चीज याद रखना आप सभी लोग कि भाई अगर आपने इस चैप्टर को सही से नहीं समझा तो पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री समझने में बहुत दिक्कत होगा। फर्स्ट, सेकंड, आपका ये 9th का ही बेस बनकर 10th में आपका ये काम करने वाला है। फ्रेंच रेवोल्यूशन के आगे फ्रांस ने जो कुछ भी किया पूरे यूरोप ने उस चीज को देखकर फॉलो किया। इसलिए एक व्यक्ति थे, वो ऑस्ट्रिया के चांसलर थे जिनका नाम था म्यूनिक। वो लगभग एक बात कहते हैं कि भाई जब फ्रांस सीखता है तो पूरे के पूरे यूरोप में जुकाम हो जाता है। कहने का मतलब फ्रांस जो जो कुछ करता है पूरे यूरोप वाले चीज को फॉलो करते हुए चलते हैं, पूरी चीजों को मानते हुए चलते हैं। तो उसी तरीके से हम एक एक करके देखेंगे किस लिए चैप्टर हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट के साथ साथ कुछ कुछ पॉइंट्स को भी ध्यान देकर इसका भारत पर भी बड़ा अच्छा खासा इफेक्ट पड़ा है, ध्यान रखना।
क्या भारत पे इफेक्ट पड़ा है? सबसे पहला क्या है कि आपने देखा होगा भारत के उसमें, अगर हम पहली बात करते हैं आपके वो जो नॉर्मल तरीके से हमारी संविधान की प्रस्तावना है, उद्देशिका है, प्रियम्बल है, उस प्रियम्बल में 3 शब्द लिखा है, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। और ये तीनों शब्द फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिया गया है। इससे पहले स्वतंत्र व्यक्ति कोई मानता ही नहीं था अपने आप को। उसने बोला जिस जगह पे हमारा जन्म हुआ है वहीं पे मरने का हमारा अधिकार है, इसके अलावा कोई दूसरा राइट हमारे पास नहीं है। और समानता है नहीं, जो ऊंचे नीचे अलग अलग तरीके से इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा थी, भेदभाव बहुत ज्यादा होता था, लोग समानता की बातें ही नहीं करते थे। तो पहली बार फ्रेंच रेवोल्यूशन के कारण समानता के बारे में बात की जाने लगी। और बंधुत्व का मतलब होता है भाईचारा, इंग्लिश में जिसको फ्रेटर्निटी कहते हैं। किसका मतलब स्वतंत्रता मतलब लिबर्टी, स्वतंत्रता मतलब लिबर्टी, समानता मतलब इक्वालिटी, बंधुत्व मतलब फ्रेटर्निटी यानी भाईचारा। किस तरीके से लोग मिलजुल कर एक भाईचारे के साथ में रहे उसकी बात होती है। ओके, जो चैप्टर की शुरुआत में इसमें क्या लिखा है, 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज। अब एक शब्द उत्तरार्ध, उत्तरार्ध का मतलब है जब कभी भी हम बात करते हैं, ये पूरा का पूरा समय मैं मान के चलता हूँ 18वीं शताब्दी लिखा है, जब 18वीं शताब्दी लिखा है इसका मतलब है 17, ये थोड़ा चल नहीं रहा, मैं इसलिए लिखने का प्रयास करता हूँ। ये आपका 1700 से लेकर आपका 1700 से लेकर 1799 तक की घटना की हम लोग 18वीं शताब्दी बोलेंगे, 18th सेंचुरी बोलेंगे। अब इस समय लगभग में क्या होगा, इसने बोला कि उत्तरार्ध, पहले तो अर्ध लिखा यानी आधे में हम लोग बात कर लेंगे, यानी 1750 के आसपास की बात। और ये बोला उत्तरार्ध, उत्तरार्ध मतलब जब उत्तरार्ध की बात होगी आधे से इस तरफ जितनी भी घटनाएं हम पढ़ेंगे 1700 के इस तरफ, 1750 के बाद की सारी घटनाएं इसमें रहेंगे। किस तरीके से 74 या 72 के आसपास आपका लुई 16 गद्दी पे बैठता है, वो क्या क्या करता है, उन सब की चर्चा यहाँ पर की जाएगी, समझाई जाएगी। चैप्टर की शुरुआत होती है कि 14 जुलाई 1789 को कई सारे लगभग में 7000 लोग घर से निकलते हैं और जाते हैं बास्तिल के किले को तोड़ देते हैं। बास्तिल फोर्ट को तोड़ते हैं, बास्तिल किले को तोड़ा क्योंकि वो राजा का निरंकुशता का प्रतीक था। भाई राजा से लोग चिढ़ते थे तो उनकी किलों से भी चिढ़ रहे हैं, क्योंकि उस किले में राजा ने बहुत सारा गोला बारूद रख रखा था, कभी न कभी उनका इस्तेमाल जनता के ऊपर ही तो करेगा वो, इसलिए लोगों को बुरा लगा, वो गए और उस पर लगभग उसे तोड़ दिया। और उसके अंदर जितने भी लोग थे लगभग में 7 लोगों को कैद कर रखा था, सबको छुड़ा दिया गया, सब के सब बाहर निकाल दिए गए। जब सबको छुड़ा लिया जाता है और जब किले को तोड़ दिया जाता है तो उस समय जितने भी किले के ईंट पत्थर जो भी मिलते हैं मलबे वगैरह को लोगों ने अपने घरों में सजा कर रखा। आज भी बहुत सारे लोग फ्रांस के अंदर उस किले के मलबे को अपने घर में रखते हैं, बड़े बहुत बहुत करोड़ों में नीलाम होता है वो पत्थर, क्योंकि वो दिखाने का प्रयास कर रहे थे कि शुरुआत में हम लोगों ने किस तरीके से राजा के खिलाफ यहाँ संघर्ष करने का प्रयास किया है। तो ये आपकी चैप्टर की शुरुआत में थोड़ी सी बातें बताता है। फिर बता रहा है अपना 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज कैसा था, यानी इस समय जो समाज कैसा था उसकी हम बात करेंगे। एक चीज तो आप समझने का प्रयास करना, जो फ्रांस का समाज था, जो सोसाइटी थी, पूरे के पूरे सोसाइटी को इन्होंने 3 भागों में बांट रखा था, पिरामिड आकार में समझने का प्रयास करते हैं। आपका फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट और आपके थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट को हम लोग पादरी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पादरी, जिसको इंग्लिश में क्लर्जी बोला जाता है, क्या बोलते हैं, पादरी या क्लर्जी। दूसरे स्टेट को हम लोग अभिजात बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अभिजात बोलते हैं। अभिजात को नोबेलिटी बोला जाता है, ये थोड़े अमीर टाइप के लोग रहते हैं, कौन रहते हैं, थोड़े अमीर टाइप के लोगों को ही अभिजात वर्ग बोला जाता है। अभिजात वर्ग है, पैसे वाले लोग रहते हैं, उनको अभिजात वर्ग कहा जाता है, इंग्लिश में जिसको नोबेलिटी बोलते हैं। क्लियर हुआ। अब थर्ड स्टेट में भी इनका 3 अलग अलग सब डिवीजन किया गया है। ये थर्ड स्टेट आपको दिख तो रहा है, बट इस थर्ड स्टेट में भी 3 अलग अलग लोग हैं, मैं यहाँ पे बताने का प्रयास करता हूं आपको। तो थर्ड स्टेट की जब हम लोग बात करेंगे, इसमें वो बड़े, ध्यान देना, है तो थर्ड स्टेट में, बट थोड़ा व्यापार कर रहे हैं ये लोग, वकील हैं, डॉक्टर हैं और अध्यापक हैं, जो ये लोग हैं, तो थर्ड स्टेट के सब डिवीजन में सबसे पहले ये लोग आएंगे। दूसरे वो हैं जो कारीगर हैं, जो कारीगर हैं आपके, और जो शिल्प उत्पादन का काम कर रहे हैं, जिनके पास जमीन है, जमीन वाले किसान जो हैं वो आपके सेकंड में आएंगे। थर्ड में जो आते हैं वो भूमिहीन किसान हैं, मजदूर हैं, लैंडलेस लेबर है, लैंडलेस फार्मर है, जिनके पास कुछ है ही नहीं, वो थर्ड के भी थर्ड में आते हैं।
अब एक समझने का प्रयास करना, ये पूरे के पूरे फ्रांस को 3 अलग अलग स्टेटों में बांटा गया है और शुरुआत के दो स्टेट है, फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट, इन लोगों को टैक्स नहीं देना होता है। इनको एक प्रिविलेज, एक विशेषाधिकार मिला है कि ये लोग लगभग में टैक्स नहीं देते। टैक्स कौन देता है? केवल थर्ड स्टेट का व्यक्ति यहाँ पर टैक्स देता है। और टैक्स दोनों प्रकार का है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, दोनों प्रकार के टैक्स यहाँ पर इन लोगों को दिया जाता है। ये लोग दोनों प्रकार के टैक्स को देते हैं। अब डायरेक्ट टैक्स का मतलब है जैसे हम मेरे पे लगाया गया तो मुझे ही उस टैक्स को देना पड़ेगा। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब अलग अलग वस्तुओं पे इनडायरेक्ट टैक्स लगता है। जैसे ये मार्कर की कीमत है 25 रुपए, 25 रुपए तब पड़ा है क्योंकि अलग अलग प्रकार से टैक्स दिया गया है इसमें। जैसे आज हम लोग भारत में जिसको जीएसटी कहते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वो आपका इनडायरेक्ट टैक्स में काउंट किया जाता है। जिसे हम जीएसटी कहते हैं वो आपके इनडायरेक्ट टैक्स में आता है। तो इस तरीके से यहाँ पर इनके डायरेक्ट पैसा लिया जा रहा है, इनडायरेक्टली भी पैसा लिया जा रहा है। नमक के ऊपर, तंबाकू के ऊपर, हर एक चीजों के ऊपर, रोजमर्रा की एक वस्तुओं पर इनसे टैक्स लिया जा रहा है। आप समझ लो कितनी बेकार स्थिति इन लोगों की हो चुकी है, बट मजबूरी है, देना पड़ेगा इनको। और इसके अलावा इनको 2 प्रकार का और भी टैक्स देना पड़ता है। एक टैक्स का नाम है टाइल, दूसरे का नाम है टीथ। टाइल और टीथ, टाइल जो देना पड़ता है वो राजा को देना पड़ता है, टीथ जो देना पड़ता है वो चर्च को देना पड़ता है। अब याद करने का सिंपल सा तरीका है, जब राजा है तो भाई राजा अपने घर में, महल में बड़ा सा टाइल तो लगवाएगा ना, तभी तो राजमहल चमकेगा। तो राजा वाला टाइल हो जाएगा, जो बता अपने आप ही क्या हो जाएगा आपका चर्च का। 2 प्रकार का टैक्स इनको और भी देना पड़ता था, यानी थर्ड स्टेट का इनको भी देना पड़ेगा, इनको भी दोनों को टैक्स ही देके चलते हैं। टाइल और टीथ नाम का 2 टैक्स यहाँ पर ये लोग देते हैं। अब इसमें क्या क्या बातें बताने का प्रयास किया गया, अब समझना यहाँ पर। अब कह रहे हैं कि भाई अब जैसे ही 1789 का समय आता है, इसी समय थोड़ी संभावनाएं अलग अलग तरीके से चल रही थी। लुई 16, अब यहाँ पर बर्बन डायनेस्टी का राज चलता था, जिसे हिंदी में बुर्बो राजवंश कहते हैं। अब उसी क्रम में लुई 16वें नंबर के राजा गद्दी पर बैठते हैं। बेचारे का किस्मत बेकार था, एक खुद भी बड़ा बकलोल आदमी था और इसकी बकलोल वाइफ भी आखिर से शादी भी करती है, जो ऑस्ट्रिया की मेरी एंटोइनेट थी। नाम क्या था उनका? ऑस्ट्रिया की राजकुमारी है मेरी एंटोइनेट। अब समझ रहा, मेरी से मेरी करता है ये। अब दिक्कत क्या है, अब कई बार ना मैंने क्या बताया, ऑस्ट्रिया बताया है, ऑस्ट्रेलिया नहीं। ऑस्ट्रेलिया की जब बात करेंगे वो दक्षिण में पड़ता है, बट यूरोप का एक देश है जिसका नाम है ऑस्ट्रिया। तो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी एंटोइनेट से शादी करता है लुई 16वां इनसे शादी करता है। अब शादी करने के बाद किस तरीके से लगभग में आगे, क्योंकि मैं इसलिए इनको बोल रहा हूं कि बड़े बकलोल है दोनों, क्योंकि ये दोनों के दोनों एक्स्ट्रावेजेंट है, फिजूल खर्ची हैं, बहुत ज्यादा पैसा खर्च करते हैं भाई, बहुत ज्यादा। हम अपनी इनकम को देख के पैसा खर्च करते हैं, इनका उल्टा ही चलता है। ये अपने खर्चे को देख के टैक्स लगा के बढ़ाते हैं। अगर इनका इनकम है 50,000 का, इनका खर्चा 60,000 हो गया, तो ये अगले महीने टैक्स को बढ़ाकर लोगों से एक्स्ट्रा पैसे लेंगे। तो मतलब साम्राज्य चला पाएंगे? कतई नहीं चला पाएंगे। और इसके साथ साथ जब गद्दी पे बैठता है कौन? लुई 16। गद्दी, पहली पॉइंट हम पढ़ रहे हैं, जब गद्दी पे बैठता है लुई 16, उस समय राजकोष खाली रहता है, राजकोष खाली रहता है। अब उसे देखना होता है कि किस तरीके से मुझे आगे चीजों को लेकर चलना है, क्या बताता है किस तरीके से, वो सब कुछ। मैं ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं बना रहा हूं, इसलिए मैं इसको यहीं पे स्किप कर रहा हूं। इसे मतलब स्किप करने का मतलब यहीं पे मैं इस चीज को रोक रहा हूं। बाकी के नेक्स्ट वीडियो में, आने वाले नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको चीजों को बताने का प्रयास करूंगा, क्योंकि ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा तो आप भी बोर हो जाते हो। इसलिए इसको नॉर्मल तरीके से आप देखने का प्रयास कीजिएगा। और इसको देखने के साथ साथ मैं बार बार कह रहा हूं कि जो मैं वीडियो में आपको बता रहा हूं, इसको आहिस्ते से सही तरीके से बैठकर आपको सुनना है। यहाँ पे मैं ज्यादा लिखवाता नहीं, क्योंकि मैं बार बार बताया कि हमारा थ्योरी का सब्जेक्ट है, इसमें आप ज्यादा सुनने पर ध्यान दो। और जब तक आप एनसीईआरटी को नहीं पढ़ोगे तब तक समझदारी अच्छे से नहीं बन पाएगी। आप मेरी वीडियो को देखो, 2 बार 3 बार वीडियो को देखो, समझ जा रहे हो, बुक जाकर रीड करो। बुक रीड करना मस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, आपके लिए बहुत जरूरी है। इसलिए जब बुक को जाकर रीड करोगे तब और भी बहुत सारी चीजें आपको समझ में आएगा। इसलिए मेरे बताने भर से काफी नहीं है, इसके साथ साथ आपको क्या करना है, बुक को भी रीड करना है। ओके, आज के लिए इतना ही। बाकी मैं इसके और भी चीजों को मैं अगली क्लास में आपको बताने समझाने का प्रयास करूंगा। ओके।